आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वक्फ कानून को लेकर के चुनौती दी गई तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। ये चौथी सुनवाई थी और सबकी नजरें हाल ही में शपथ ग्रहण किए हुए मुख्य न्यायाधीश गवई पर थी। गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने सुनवाई करी और आपको पता है कि पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उस वक्त ये कहा था कि अब चूंकि वो रिटायर हो रहे हैं तो बेंच है वो बदलेगी और गवई साहब सुनेंगे, इसलिए इसमें वो जो अंतरिम राहत दी गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उन तमाम लोगों को जिन्हें वक्फ कानून से तकलीफ थी या वक्फ कानून से आपत्ति थी उनको वो जारी रहेगी। तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत जो दी गई थी, अंतिम राहत क्या थी कि वक्फ बाय यूज़र वो जारी रहेगा। इसके अलावा अंतरिम राहत थी कि केंद्र सरकार ना नया वक्फ काउंसिल गठित करेगी, ना ही राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड बनाएंगी, क्योंकि आपत्ति इस बात से थी कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर इस्लामी लोगों को शामिल किया जाएगा, गैर मुस्लिम को शामिल किया जाएगा, इस बात से भी आपत्ति थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी थी। तो ये कुछ अंतरिम राहत दी गई थी और ये भी कहा था कि केंद्र सरकार जवाब दे। केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा भी दायर कर दिया था। तो आज तुषार मेहता साहब ने कहा कि जो अंतरिम राहत दी गई थी इस पर विचार होना चाहिए, इस पर सुनवाई होनी चाहिए और हमें लगता है कि अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। इसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि हमने एक बहुत बड़ा हलफनामा दायर किया था और उसमें हमने ये बताया था कि हम ये वक्फ कानून क्यों लेकर के आए हैं और किस तरीके से वक्फ की संपत्तियां कई गुना बढ़ गई हैं। इसके अलावा वक्फ की ज़मीनें इतनी ज़्यादा हैं कि इन्हें मैनेज करने के लिए कुछ गैर मुसलमानों की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड्स में उनको शामिल करने की बात कही। तो एक बहुत बड़ा तगड़ा हलफनामा कोर्ट में दायर किया था। तो तुषार मेहता ने कहा कि हम एक नोट भी हम दाखिल कर सकते हैं और कपिल सिब्बल अपीयर हुए। दूसरी तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद, असादुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, तमाम लोग इसके खिलाफ कोर्ट गए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑलरेडी एक नोट, जो भी आपत्तियां हैं वक्फ कानून को लेकर के, उन्होंने ऑलरेडी दाखिल कर दी हैं। तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ज़रा उन्हें पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, उन्हें देखना होगा। इस बीच विष्णु शंकर जैन भी बोल पड़े बीच में। अब विष्णु शंकर जैन आप जान ही रहे हैं कौन विष्णु शंकर जैन, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में गए थे कोर्ट। वही विष्णु शंकर जैन जो संभल मस्जिद मामले में गए थे कि वहाँ हरिहर मंदिर है, जिनकी याचिका पर सर्वे हुआ। वही विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जो अंतरिम राहत दिया है आपने मुस्लिम पक्ष को, इसको ख़त्म कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा आप उत्तेजित ना हो, कोर्ट सुनवाई करेगा और कोर्ट 20 मई की अगली तारीख मुकर्रर की गई है और 20 मई तक जो मौजूदा राहत मिली है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद को, वो अंतरिम राहत जारी रहेगी। यानी नए वक्फ बोर्ड, नए वक्फ काउंसिल नहीं बनाए जाएंगे और वक्फ बाय यूज़र का प्रावधान भी जारी रहेगा। आपको बताएं कि 3 बड़ी बातें कोर्ट ने कही थी कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ की संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। जो वक्फ है उस पर कोई नया आदेश नहीं दिया जाएगा। वक्फ की संपत्ति वक्फ के इस्तेमाल में है तो इस्तेमाल में रहेगा। कोर्ट से वक्फ की घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूज़र हो या वक्फ बाय डीड, यानी वक्फ बाय यूज़र और वक्फ बाय डीड जारी रहेगी। कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, क्योंकि अब तो कोर्ट तक मामला जाएगा, पहले भी जाता था। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। अब केंद्र ने इस पूरे मामले में 25 अप्रैल को हलफनामा दाखिल किया था। उसमें कहा था कि ये कानून पूरी तरीके से संवैधानिक है, ये संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। 1332 पेज का हलफनामा कोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया था
और उन्होंने कहा कि 2013 के बाद वक्फ की संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी ज़मीनों पर विवाद हुआ। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के आंकड़ों को गलत बताया था और उन्होंने कहा था कि कोर्ट में केंद्र सरकार ने झूठा हलफनामा दिया था और कहा जिसने ये झूठा हलफनामा दिया है उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई। और नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हमने पहले बताया है कि 150 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल हुई, लेकिन कोर्ट मुख्य 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा, जिसमें असादुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। कोर्ट लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों के समर्थन से ये लागू हुआ था। अब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये जो वक्फ कानून लाया गया है उसमें बहुत सारे लोगों का, हजारों लोगों के राय शुमारी के बाद उस कानून को बनाया गया है। ये कहा गया कि ये बहुत विचार विमर्श करने के बाद बिल बनाया गया और संसद से पास हुआ है, तो कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उस वक्त, चीफ जस्टिस हमारे देश के संजीव खन्ना सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम देखें कि कोई कानून बना है वो संविधान के मुताबिक है या नहीं है। 3 बड़ी बातें कही गई थी याचिका में कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 का उल्लंघन है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। 26 जो धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी अगर कोई धार्मिक मामला है, रिलीजियस कैरेक्टर है, तो उसके मैनेजमेंट की भी स्वतंत्रता है धर्म के हिसाब से। और 29 अल्पसंख्यक अधिकार, माइनॉरिटी राइट्स, और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार, यानी सरकारी दखल अंदाजी है। अब जाहिर सी बात है, अगर वक्फ जमीन को लेकर के सरकार से ही कोई विवाद है और डीएम फैसला करेगा, तो जाहिर सी बात है डीएम की नियुक्ति सरकार करती है, तो क्या वो सरकार के खिलाफ जाएगा? इस बात को लेकर के भी चर्चा हुई। और उन्होंने कहा कि ये कानून है मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। तो ये सब सारी बातें जो हैं वो कोर्ट में कही गई। अब 14 बदलाव हुए हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत देखना होगा, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने पूछ भी लिया था तुषार मेहता साहब से, केंद्र सरकार से, आप बताइए कि क्या कोई मंदिर के इदारे हैं या मंदिर की प्रॉपर्टी एंडाउमेंट्स हैं जहां पर गैर हिंदुओं को बोर्ड में शामिल किया गया हो। इस पर तुषार मेहता जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन जो वक्फ बोर्ड, जो नए वक्फ कानून है, इसको लेकर जब फैसला दिया था संजीव खन्ना ने, तो बहुत विरोध भी झेलना पड़ा था। यहाँ तक कि निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर देश में गृह युद्ध होता है तो उसके लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार होंगे। तमाम तरीके की बातें हुई। किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये शरिया कोर्ट बन गया है। ये सब सारी बातें कही गई है। देखिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण होता है। कहा गया सीएजी या ऑडिटर इसका ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर नियुक्त होगा, यानी जिला कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास बहुत शक्तियां आ जाएंगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। कलेक्टर किसी वक्त प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी भी विवादित प्रॉपर्टी रिपोर्ट नहीं देते, उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, यानी सरकार के फैसले ना लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकता। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्तियां होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। यानी अगर किसी ने बोल दिया कि भाई मैं वक्फ में ज़मीन दे रहा हूँ, वक्फ का इस्तेमाल हो रहा है, मस्जिद बनी है, ईदगाह बनी है, मदरसा चल रहा है, और उस पर अगर अब कोई जा करके अपना दावा ठोक देता है तो उसकी शिनाख्त होगी, जिला कलेक्टर तय करेगा और फैसला होगा। तो यानी अगर कोई वक्फ बाय यूज़र ज़मीन है तो वो नहीं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीज़ों पर स्टे कर दिया है। काफ़ी हिंसा भी हुई थी, माहौल भी ख़राब हुआ। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट 20 तारीख को क्या फैसला लेता है। आइए सुनते हैं आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर और इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास क्या कह रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के इशू पर मैटर लगा हुआ था।
लेकिन कोई ख़ास बहस नहीं हो सकी और ये फैसला हुआ कि आइंदा ट्यूसडे को जो है ये मसला ज़ेर बहस लाया जाएगा और उसी मौके पर जो है इंटरिम रिलीफ के इश्यूज़ भी तय किए जाएंगे। हमारा मानना ये था कि आज की तारीख में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पिछले चीफ जस्टिस ने भी ये पिछली बार ये कह के मना कर दिया था कि अब वो रिटायर होने वाले हैं, तो उस वक्त भी ये मसला ज़ेर बहस नहीं आ सका। कई ऐसे अहम इश्यूज़ हैं, कई ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिस पर इंटरिम रिलीफ मिलने की ज़रूरत है। पिछली बार जो है 2 चीज़ों को इंटरिम रिलीफ दिया गया था, लेकिन अभी कई ऐसे मसले बाकी हैं जिस पे अगर इंटरिम रिलीफ नहीं दिया गया तो इस बात का अप्रीहेंशन है, अंदेशा है कि सरकार जिस तरह से बहुत ही उजलत के अंदर इसके नाफिज करने पर, इसको इम्प्लीमेंट करने पर लगी हुई है और उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में कई जगह पर जो है वो मसाजिद को, मदारिस को नोटिस दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है इसमें कई जगह डिमोलिशन भी हुआ है, कुछ मज़ारों का डिमोलिशन हुआ है। तो हम समझते हैं कि इसमें कई ऐसे पहलू थे, मिसाल के तौर पर लॉ ऑफ लिमिटेशन से जो एग्जेम्पशन था ख़त्म कर दिया गया, लॉ ऑफ लिमिटेशन के बहाल करने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम समझते हैं कि गवर्नमेंट का जो डिस्प्यूट है उसको ट्राइब्यूनल नहीं सुनेगा, बल्कि ये सरकार एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाएगी और वही इसका फैसला करेगा। तो ऐसे कई मामला ऐसे हैं जिस पर फौरी तौर पर इंटरिम रिलीफ की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि ट्यूसडे को जब ये मसला ज़ेर बहस आएगा तो ये सब इश्यूज वहाँ पर ज़ेर बहस आएंगे और जितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिस्क्रिमिनेटरी टाइप के प्रोविजंस हैं उन पर इंटरिम रिलीफ हमें उम्मीद है कि मिल जाएगा।